नमस्कार। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज एक बेहद बुनियादी पर उतने ही गहरे विषय पर चर्चा करेंगे। भारत का संविधान, इसका राज्य क्षेत्र और इसके लोग। खैर, एक मजबूत राष्ट्र सिर्फ जमीन की सीमाओं से थोड़ी बनता है, वहां रहने वाले नागरिकों से बनता है। तो चलिए इस नींव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। यहाँ इस अद्भुत रूपक पर गौर करते हैं। जहाँ देश का नक्शा एक फिंगरप्रिंट में बदल रहा है, ये अपने आप में कितना गहरा कनेक्शन दिखाता है भौतिक भूगोल और कानूनी पहचान के बीच। एक तरफ हमारी जमीन है और दूसरी तरफ नागरिकता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इन जटिल कानूनी ढांचों को आसानी से समझने के लिए इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, भूमि और उसके लोग। दूसरा, राज्यों का पुनर्गठन। तीसरा, नागरिकता का संवैधानिक आधार। चौथा, नागरिकता अधिनियम 1955 और आखिर में नागरिकता कानूनों का अब तक का विकास। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, भूमि और उसके लोग, जो किसी भी राष्ट्र की नींव होते हैं। दरअसल संविधान के इस पूरे आधारभूत ढांचे को एक घर और उसमें रहने वाले परिवार की तरह समझा जा सकता है। पहला भाग हमारे संघ की अविनाशी प्रकृति और भौगोलिक विस्तार को तय करता है। समझ लीजिए ये हमारा भौतिक घर है। और दूसरी तरफ है भाग 2, जो ये तय करता है कि जन्म, प्रवास या खून के रिश्ते के आधार पर इस घर में रहने वाले भारतीय आखिर हैं कौन। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, राज्यों का पुनर्गठन और इसमें संसद की शक्ति। इस भौतिक घर की अंदरूनी सीमाओं को वास्तव में कैसे बदला जा सकता है, ये काफी दिलचस्प मुद्दा है। अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसे फेडरेशन के विपरीत भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। ये एक अविनाशी संघ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं। देश एक ही है, बस प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको राज्यों में बांटा गया है। तो सबसे अहम पॉइंट यहाँ ये निकल कर आता है कि अनुच्छेद 2, 3 और 4 के तहत संसद एक विशाल प्रशासनिक मशीन की तरह काम करती है। संसद के पास ये सर्वोच्च अधिकार है कि वो नई जमीन या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को इनपुट्स की तरह इस्तेमाल करे और राज्यों को बनाए या उनका पुनर्गठन करे। ये पूरी तरह से संसद का विशेषाधिकार है। तीसरा भाग, नागरिकता का संवैधानिक आधार, यानी 1950 में इस परिवार को कैसे परिभाषित किया गया। अब देखिए, देश की भौतिक सीमाएं तय होने के बाद 1950 के उस मुश्किल दौर में ये तय करना था कि आखिर इस भारतीय परिवार का हिस्सा है कौन। अनुच्छेद 5 के जरिए संविधान निर्माताओं ने जस सोली यानी जन्मभूमि के नियम को अपनाया और उन्होंने जस सैंग्विनिस यानी खून के रिश्ते के आधार पर नागरिकता को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये नस्लीय विचारों पर आधारित है और उस वक्त की भारतीय नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन 1947 के विभाजन के आघात ने हालात बदल दिए थे। एक बहुत बड़ा विस्थापन हुआ, जिसकी वजह से नागरिकता के लिए कुछ बेहद खास और तत्काल नियम बनाने की जरूरत आन पड़ी। इस बेहद बड़ी चुनौती को 3 अहम अनुच्छेदों के जरिए संभाला गया। अनुच्छेद 6 उन प्रवासियों के लिए बनाया गया जो पाकिस्तान से भारत आए थे। अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस स्थायी रूप से भारत लौट आए। और अनुच्छेद 8 का ध्यान दुनिया भर में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर था, ताकि वे रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकें, एकदम सटीक और स्थिति के हिसाब से। इसके साथ ही अनुच्छेद 9, 10 और 11 एक सुरक्षित तिजोरी की तरह काम करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता को बिल्कुल सख्ती से रोकता है और भारत में एकल नागरिकता को पक्का करता है। और सबसे जरूरी बात, अनुच्छेद 11 संसद को आने वाले वक्त में नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले को कंट्रोल करने, नए कानून बनाने या खत्म करने की पूरी और सर्वोच्च शक्ति देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, नागरिकता अधिनियम 1955, जो हमारी पहचान तय करने वाले वैधानिक नियम हैं। संविधान से मिली इसी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने 1955 का नागरिकता अधिनियम पास किया। इस कानून ने भारतीय नागरिकता पाने के 5 मूल स्तंभ तय किए। जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा और किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर। ये फ्रेमवर्क बिल्कुल साफ करता है कि भारतीय राज्य का सदस्य कैसे बना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस अधिनियम में नागरिकता खोने के 3 तरीके भी बताए गए हैं,
पहला है त्याग, जहां कोई अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समाप्ति, मतलब अगर किसी और देश का पासपोर्ट ले लिया तो यहाँ की नागरिकता अपने आप खत्म। और तीसरा है वंचना, जिसका मतलब है कि अगर कोई धोखाधड़ी हुई है तो सरकार नागरिकता छीन भी सकती है। अब आते हैं आखिरी और पांचवें भाग पर, नागरिकता कानूनों का विकास, 1986 से लेकर 2019 तक के संशोधन। देखिए, किसी भी देश की ज़रूरतें वक्त के साथ बदलती हैं। जैसे जैसे ग्लोबल हालात बदले, इन कानूनों में भी बदलाव आया। 1986 में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला, जहां जन्मभूमि से हटकर खून के रिश्ते पर जोर दिया गया। तब यह अनिवार्य कर दिया गया कि माता पिता में से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। फिर 2003 में अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाई गई और 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI का कॉन्सेप्ट आया, जो दोहरी नागरिकता तो नहीं देता, पर हाँ, कुछ सीमित फायदे जरूर देता है। इसी विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA 2019 सामने आता है। अगर इसके कानूनी ढांचे का पूरी तरह से निष्पक्ष होकर विश्लेषण किया जाए तो ये 3 विशेष फिल्टर्स पर काम करता है। पहला फिल्टर, कौन? इसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। दूसरा फिल्टर, कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और तीसरा फिल्टर, कब तक? यानी 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। अगर शोध सामग्री को बिल्कुल तटस्थ रूप से देखें तो इस एक्ट के नतीजे के तौर पर इन खास समूहों के लिए देशीयकरण का वक्त 11 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया गया और उन्हें कानूनी दर्जा मिला। लेकिन साथ ही इसने काफी गहरी कानूनी और सामाजिक बहस को भी जन्म दिया। आलोचना के मुख्य बिंदु इस बात पर थे कि कुछ विशेष समूहों और शरणार्थियों को इससे बाहर रखा गया और इसका सीधा टकराव अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों के साथ कहाँ तक है, इस पर तीव्र चर्चा हुई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये तो तय है कि जमीन की सीमाओं और नागरिकता के नियमों के बीच हमेशा एक गहरा और अटूट रिश्ता रहा है। अब जैसे जैसे दुनिया और जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, ये सोचना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भौतिक भूगोल और हमारी पहचान के बीच का ये जटिल नृत्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के कल को आखिर कैसे परिभाषित करेगा। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।